नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर अप करने वाला हूं कि कई लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रह जाता है कि मुझे एक नॉर्मल इन्वर्टर परचेज करना चाहिए या अब एक सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, और इसके साथ ही क्या सोलर इन्वर्टर लगाने के बाद दैट इन्वर्टर वर्क लाइक एज अ नॉर्मल इन्वर्टर। तो कुछ ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी नॉलेज सर्व करने वाला हूँ जिससे आप एक इन्वर्टर परचेज करने वाले हैं। तो अगर सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं या नॉर्मल इन्वर्टर ले रहे हैं तो क्या स्पेसिफिकेशंस देखने हैं, और अगर आप शिफ्ट होने वाले हैं इन फ्यूचर में तो आपको कैसे अपने लिए एक सही इन्वर्टर का चुनाव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको सोलर से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जब हमें इन्वर्टर लेना होता है तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए हम अभी अपना एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोई सोलर पैनल सपोर्ट नहीं है, मतलब वो नॉर्मल इन्वर्टर है। तो अब हम अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हम एक सोलर इन्वर्टर ले लें या नहीं ले लें, और अगर अभी हम सोलर इन्वर्टर लेकर उस पर पैनल नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप एक सोलर इन्वर्टर लीजिए, आप एक नॉर्मल इन्वर्टर लीजिए, सभी इन्वर्टर्स के अंदर आपको ये खासियत देखने को मिलेगी कि आप उसमें सोलर पैनल लगाएं या ना लगाएं, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आपकी बैटरियों को एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही चार्ज करेगा। पर फ़ायदा एक ये रहता है अगर आपने एक सोलर इन्वर्टर लिया है कि मान लीजिए अभी मैंने अपने लिए एक इन्वर्टर परचेज़ कर लिया, एक किलोवाट का, 2 किलोवाट का, मेरे पास अभी बजट नहीं है सोलर लगाने का, तो मैं उस इन्वर्टर को एकदम नॉर्मल इन्वर्टर की तरह, मतलब आपको कोई भी फ़र्क समझ में नहीं आएगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी के आउटपुट में, आपके उसके वर्किंग की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो सिमिलर आपका काम करेगा जब तक आप उस पर सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला मिथ ज़रूर आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि इन्वर्टर आपका सोलर हो, नॉर्मल हो, हाइब्रिड हो, वो इन्वर्टर आपका एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह पहले काम करेगा, उसके बाद वो सोलर और हाइब्रिड इन्वर्टर बनकर तैयार होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब मान लीजिए मैंने डिसीजन ले लिया कि नॉर्मल इन्वर्टर ना लेके मुझे सोलर इन्वर्टर लेना है। इन दैट कंडीशन हाउ कैन आई विल सिलेक्ट दैट प्रोडक्ट दे आर बेनिफिशियल फॉर मी। क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि आप कैसे सिलेक्ट करें कि भैया कौन सा इन्वर्टर लेना है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करें। तो इसका दोस्तों एकदम सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर आप एक सिंगल बैटरी पर ही हमेशा रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा केवीएस के इन्वर्टर की तरफ जाएँ। मार्केट में जो आपको बजट फ्रेंडली, आजकल आपको जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं, उनमें ज़रूर आपको सिंगल बैटरी पर 1.5 किलो और 1 किलोवाट तक का लोड चलाने की क्षमता मिलती है, पर वो बजट फ्रेंडली के बाहर चले जाते हैं, वो 30,000 40,000 रुपये के इन्वर्टर चले जाते हैं। पर अगर आप एक बजट फ्रेंडली इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा केवीए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने केवीए मिलेगा आपको, 1500 केवीए तक एक सिंगल बैटरी ऑपरेट करने वाला एक सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा। इस सोलर इन्वर्टर को आप स्टार्टिंग में चाहें तो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह रन कराइएगा, बाद में इस पर आप सोलर पैनल लगा लीजिएगा। पर हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं जिससे हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हो सके पूरी। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी मीटर की रीडिंग को चेक करना है, क्योंकि अगर मैंने एक बार सोलर लगाया तो मैं चाहूँगा धीरे धीरे उसको अपग्रेड करता जाऊँ और अपने बिजली के बिल को कम करता जाऊँ। नील बिल कभी नहीं होगा, ये एकदम ट्रूली है। जो लोग कहते हैं कि बिल आपका ख़त्म हो जाएगा, सोलर लगा लेंगे तो जीरो बिल आएगा, तो दोस्तों वहाँ से जीरो बिल आएगा, पर जो आपने सोलर में इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको 4 से 5 रुपये पर यूनिट का तो खर्चा हमेशा पड़ेगा, और जब ख़त्म हो गई है तो उसके बाद फिर से आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी एज अ ऑन ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको अपने मीटर की रीडिंग देखनी है कि मेरे एक दिन में कितने यूनिट का कंजप्शन होता है। इसको देखने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप किसी भी दिन का एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सुबह का 7 बजे सेलेक्ट किया। अब अगले दिन उसी 7 बजे को मैं जाऊंगा और मैंने जो पिछली रीडिंग नोट की थी और अब की बार जो रीडिंग है उसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कि हमारे इतने यूनिट का कंजप्शन पर डे का है। सोलर में आजकल जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर आप 1 किलोवाट तक का सबसे अच्छा हाफ कट बाईफेशियल मोनोपर्क पैनल लगाते हैं तो वो आपको 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक का आउटपुट देने का काम करेगा, और यहीं से आपका एक इन्वर्टर और सोलर पैनल को सिलेक्ट करने का तरीका शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इन फ्यूचर में आपको ऐड करना है, तब आप इसको आज अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप इन फ्यूचर में इसको ऐड कर पाएंगे। वो बिजली का मान लीजिए आपका 10 यूनिट तक का कंजप्शन निकला है पर डे का,
तो ऐसी कंडीशन में 10 यूनिट के लिए हमें कम से कम इतना स्टोरेज चाहिए कि हम रात में भी अपने उस यूनिट का कंजप्शन कर सकें और दिन में अपने भी उस यूनिट का कंजप्शन कर सकें। कई लोग ऐसे ही नॉर्मली ले लेते हैं 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, वो कभी कैलकुलेट नहीं करते। आप जाएंगे दुकान पे, बोलेंगे एक एसी लगाए तो पहले बोलेगा आपको 5 किलोवाट का लगाना है। आप बोलेंगे मुझे एक समर चलानी है, वो बोल देगा आपको 1 HP की समर चलाने के लिए 3 kVA का कम से कम इन्वर्टर चाहिए। पर ये वो तरीके हैं जिस तरीके से आप लगा तो सकते हैं, पर आप अपने बिजली के बिल को रिड्यूस नहीं कर सकते, ग्रिड फ्री नहीं हो सकते। और जब आपका बैटरी डाउन होगा उस वक्त जब आप उसको लाइट से चार्ज करेंगे तो बिजली बिल और पीक पर जाएगा। तो इस वजह से जब भी सिलेक्ट करें तो बहुत ही ध्यान के साथ सिलेक्ट करें। अब मान लीजिए आपने 10 यूनिट निकल कर आया, तो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में हम अभी सिंगल बैटरी पर चल रहे थे, मान लीजिए 150 एच तक के। तो आज की डेट में अगर मैं अपने लिए सोलर इन्वर्टर परचेज करने जाऊंगा तो उस कंडीशन में मैं एक ऐसा इन्वर्टर सिलेक्ट करूंगा जिसमें कम से कम 2 बैटरियां तो इंस्टॉल हो और 2 किलोवाट तक का पैनल लग सके। अब फिर वो क्वेश्चन आएगा कि मेरा बजट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बजट थोड़ा सा इंप्रूव जरूर होगा। जहाँ पर आप 150 एच की सिंगल बैटरी यूज कर रहे थे, वहीं पर आप 80 या 100 एच की 2 बैटरियाँ इंस्टॉल कर लीजिएगा आज की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको इन फ्यूचर 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद अपग्रेड करना है। उस टाइम आपका ये डिसीजन बहुत काम का आएगा। जिस दिन आपने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लिया, पूरे घर का लोड, पूरे दिन का लोड आपका 1200 या 1300 वाट के सोलर पैनल से चलता रहा और बाकी जो 700 से 800 वाट पैनल बचा, उस टाइम आप अगर उस पर 200 एच की भी बैटरियां लगा देंगे तो वो बैटरियां आपकी स्मूथली चार्ज होती रहेंगी। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इन फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करना चाहें या कुछ चेंजमेंट करना चाहें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप एक सोलर इन्वर्टर खरीदें तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आगे आने वाले में क्या टेक्नोलॉजी आएगी वो तो आने के बाद ही पता चलेगी। पर आज की डेट में आपका वो इन्वर्टर MPPT होना चाहिए और हायर से हायर VOC होनी चाहिए। मतलब कम से कम 100 से अप अगर VOC है तभी आप 2 पैनल, बड़े से बड़े पैनल को सीरीज में कर पाएंगे। और सीरीज का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आपका सिंगल पैनल अगर पैरेलल में लगा है तो वो आउटपुट बिल्कुल नहीं कर देगा। पर अगर आपने पैरेलल की जगह सीरीज में सारे पैनल जोड़ के रखे हैं, कॉम्बिनेशन बना कर रखे हैं, तो इतने एम्पीयर जनरेट करता रहेगा कि अगर आप सोलर पर पूरी तरह से शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसमें वो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इस वजह से VOC का भी ध्यान रखिएगा। तो ये वो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको अभी तक यूज़ करने चाहिए। पर अब एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो 2 से 3 साल के अंदर नॉर्मल मार्केट में आपको ईजिली देखने को मिलेगी, और वो है लिथियम बैटरी सपोर्ट। लिथियम बैटरियाँ भी आजकल उसमें ऐसे सिस्टम लगा देते हैं जिससे आप किसी भी इन्वर्टर में लगा सकते हैं। पर हम ऐसी गलती क्यों करें कि हमें उस बैटरी को खर्च करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े। तो आज अगर हम इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं तो ऐसा इन्वर्टर लेंगे जो हमारा टार ट्यूबलेस सपोर्ट करे और उसके साथ ही लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करे। इन फ्यूचर अगर मैं लिथियम में भी अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं जब जाऊँ मार्केट से लिथियम बैटरी लगाकर उसमें इंस्टॉल करूँ और उसके बाद उसे रेडी टू यूज बना सकूँ। तो कुछ वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको ख़रीदना वक्त ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों अगर आप 2 बैटरी का इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 kVA तक का आप इन्वर्टर ले सकते हैं। आज की डेट में आपको 24 वोल्ट के अंदर 3 kVA तक का मैक्सिमम सपोर्ट इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ये इन्वर्टर बना कर देती हैं जिससे आप अपने इन फ्यूचर में जो लोड आप इस पर डालना चाहते हैं वो सारे लोड चला पाएंगे। और ये घर की मोस्टली नीड क्या है, जिस घर में AC नहीं है उस घर की नीड है एक 1 HP की हमारी समरसेबल चल जाए, हमारी वॉशिंग मशीन चल जाए, हमारा फ्रिज, कूलर, TV चल जाए, हमारा आयरन चल जाए। और आजकल जो आयरन आते हैं वो भी 1000 वाट तक के होते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन देखते हैं तो हम लोग लोड एडजस्टमेंट के हिसाब से, बजट एडजस्टमेंट के हिसाब से एक ऐसा सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं जो आज खरीदे तो एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा। ऐसा होगा कि आज का आपका डिसीजन इन फ्यूचर में आपके बिजली के बिल को भी कम करेगा और आपको एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो ये वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर 2 या 3 साल के अंदर हम पूरी तरह से ग्रिड फ्री हो जाएं। तो दोस्तों आपका आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने जो ये पॉइंट बताए हैं
इस सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से ज़रूर समझ लीजिएगा और एक इन्वर्टर खरीदते जाते वक्त इन पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाएँ और अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट परचेज कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऑथेंटिक, जेन्युइन और कस्टमर के साइड की बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।